हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, नज़र अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं UGC नेट की राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसको हम यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से कंप्लीट कर रहे हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई और सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न कराऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए। उस बुक का नाम मैं पूरी कोशिश करूंगी उस बुक को पहले कंप्लीट कराने की। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसकी PDF और सारे वीडियो आपको एक साथ दे दूं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए आपके एग्ज़ाम की डेट, तो मैं आपको पूरी वीडियो एक साथ दे दूंगी और जो PDF है वो भी आपको दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2017 का प्रश्न पत्र है। पहला क्वेश्चन कहता है, राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारों से निम्नलिखित में से दिए गए लेखक में से द लॉज के लेखक कौन है? तो इनका नाम है प्लेटो। द लॉज की रचना प्लेटो ने की है। यह प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है जो उनके अपने जीवन के संध्या काल में लिखा था और जिसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के 1 वर्ष बाद 347 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है उसका नाम है रिपब्लिक। नेक्स्ट आते हैं, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किसके नाम के साथ जुड़ी हुई है? तो यह दी गई है ग्रामसी के द्वारा। राज्य की सापेक्ष स्वतंत्रता की संकल्पना ग्रामसी के साथ जुड़ी हुई है। ग्रामसी की गणना असाधारण प्रतिभा के वामपंथी चिंतकों में होती है। ग्रामसी का जन्म इटली में हुआ था। इन्होंने अपना कुछ समय जेल में भी बिताया था। ग्रामसी ने राज्य की अनेक मान्यताओं को अस्वीकार करते हुए बजुआ राज्य का नया विश्लेषण प्रस्तुत किया था। दिए गए लेखक में से किसने खुशवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्यों का परिचय कराया है? तो इनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। मिल ने बैथम में उपयोगितावाद में संशोधन करते हुए मात्रात्मक सुख की बजाय गुणात्मक सुख का प्रतिपादन किया है। मिल ने अपने सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्यों को समाहित किया है। नीचे दिए गए हैं कथन, इनको पढ़ के हमें उत्तर बताने हैं। पहला दिया गया है अभिकथन, अरविंदो के अनुसार इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिक करती है। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, इतिहास में संस्कृति सभ्यता कार्य करती है और परस्पर अंतर विनिमय करती है। तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं और लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता। अरविंद अपने राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक स्वरूप को भारतीय प्राचीन संस्कृति के स्रोतों पर आधारित किया हुआ है, किंतु साथ ही इन्हें मानवतावादी रूप भी दे दिया गया है। नेक्स्ट आता है, अभिकथन कहता है कौटिल्य के अनुसार सेना के 4 खंडों को अलग अलग अधिकारियों के अधीन होना चाहिए, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। तो ये सही है। इससे अधिकारी शत्रु की चाल का शिकार नहीं बनेंगे। तो ये भी सही है और RA की सही व्याख्या करता है। कौटिल्य के अनुसार सेना के 4 अंग हैं, पैदल, हाथी, घोड़े, रथ। कौटिल्य के अनुसार शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने में राजा के पास 3 शक्तियां होनी चाहिए, उत्साह शक्ति, प्रभाव शक्ति और मंत्र शक्ति। निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन को कालक्रम में पहचानिए। सबसे पहले पुस्तक आती है लिवियाथन, उसके बाद आती है द कैलकुलस ऑफ कॉन्सेप्ट दूसरे नंबर पर, तीसरी आती है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस और चौथी आती है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 4th नंबर पर। सबसे पहले है हॉब्स की लेवियाथन जो कि 1651 में लिखी गई थी। RA डहल के द्वारा लिखी गई मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस जो कि 1963 में लिखी गई थी। जेम्स M बुचुनान के द्वारा लिखी गई थी द कैलकुलस ऑफ कॉन्सेप्ट 1962 में। और जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई थी द थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में। निम्नलिखित सिद्धांत और संकल्पना की उत्पत्ति का सही कालक्रम पहचानिए। तो इनका सही कालक्रम होगा, पहले आते हैं जनरल विल, उसके बाद आते हैं सत्याग्रह, तीसरे नंबर पर आता है ग्राम स्वराज और चौथे नंबर पर आता है अथॉरिटी एज फेडरल 4th नंबर पर। संकल्पना की उत्पत्ति का सही कालक्रम होगा जनरल विल रूसो के द्वारा दिया गया था, सत्याग्रह गांधी जी ने दिया था, ग्राम स्वराज भी गांधी जी ने दिया है और अथॉरिटी एज फेडरल उसके बाद आया है।
नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन के कालक्रम में जमाना है। इनके राइटर भी पूछे जाते हैं और इनका कालक्रम भी पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिस मॉडर्न गवर्नमेंट, पहले दूसरे नंबर पर आती है द पावर एलाइट, तीसरे नंबर पर आती है पॉलिटिकल मैन और फोर्थ नंबर पर आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आर डेवलपमेंट अप्रोच, फोर्थ नंबर पर आती है। पुस्तकों के प्रकाशन का सही कालक्रम होगा थ्योरी एंड प्रैक्टिस मॉडर्न गवर्नमेंट 1932 हरमन फाइनर की द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आती है द पावर एलाइट 1956 में लिखी गई है सी राइट मिल्स के द्वारा। पॉलिटिकल मैन 1960 में लिखी है सिमोर लिपसाइट के द्वारा। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये लिखी गई है द डेवलपमेंट अप्रोच 1966 आमंड पावेल के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, फिर से दिए गए हैं विचार पुस्तकें दी गई है ना, जो प्लेटो हैं उनके द्वारा लिखी गई है फिलोसोफर किंग्स, मैकियावेली के द्वारा प्राइवेट एंड पब्लिक मॉरलिटी लिखी गई है, हीगल के द्वारा टाइम स्पिरिट लिखा गया और अरविंदो ने लिखी है सावित्री। तो प्लेटो के द्वारा लिखी गई है फिलोसोफर किंग, मैकियावेली ने प्राइवेट एंड पब्लिक मॉरलिटी, हीगल के द्वारा टाइम स्प्रेड और अरविंद के द्वारा लिखी गई है सावित्री। नेक्स्ट आते हैं सूचीबद्ध को सूची 2 से मिलाइए। गेट कीपर्स ये लिखी है डेविड ईस्टर के द्वारा। संतुष्ट शुअर से असंतुष्ट शुक्रात अच्छा ये कहा गया है J.S. मिल के द्वारा। संपूर्ण क्रांति यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा बताई गई है और इनकोडिंग और डिकोडिंग जो बताया गया है वह बताया गया है डाइच के द्वारा। गेट कीपर्स यह डेविड ईस्टर के द्वारा लिखी गई है। संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात अच्छा ये J.S. मिल के द्वारा कहा गया है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की है और इनकोडिंग डिकोडिंग यह डाइच के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं तुलनात्मक राजनीतिक एवं राजनीतिक विश्लेषण, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक है बताइए। तो तुलनात्मक राजनीति शास्त्र में आए व्यवहारवादी आंदोलन में से ही पैदा हुई है, ये सही हो जाएगा। तुलनात्मक राजनीति शास्त्र में आए व्यवहारवादी आंदोलन से पैदा हुआ है। तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक परिवेश किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है, वस्तुतः तुलनात्मक राजनीति का यह नूतन स्वरूप एक लंबी और अनवरत यात्रा का परिणाम है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही हो जाएगा बताइए। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सामूहिक संस्था के रूप में है, संसद के समक्ष रखे जाने वाली नीतियों के नियमन और संपूर्ण प्रशासनिक शाखा के सर्वोच्चतम रूप से नियंत्रण करने, दिशा निर्देशक की तरह से कार्य करने का भी उत्तरदायी है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में संसदीय शासन व्यवस्था पर आधारित है, इसलिए ब्रिटिश मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था के विकास के लिए इस धारणा को अपनाना जरूरी था कि मंत्री अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए सम्राट के स्थान पर संसद के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए हैं कुछ वक्तव्य, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। राजनीति सामाजिकरण में राजनीतिक सहभागिता की डिग्री का परिवेक्षी आवश्यक नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, गैर राजनीतिक अनुभव आवश्यक राजनीतिक सामाजिकरण में कोई योगदान नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा, राजनीतिक सामाजिकरण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास और अभिव्यक्ति की स्थापना तथा उसका विकास है, तो ये सही हो जाएगा। राजनीतिक सामाजिकरण अधिपत्यवादी कुटुंब संरचना एवं मूल्यों के बीच की विभाजन रेखा की अनदेखी करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा सही था। राजनीतिक समाजीकरण उस समय प्रारंभ होता है जब एक बच्चा पर्यावरण में प्रवेश करता है। यह अनेक प्रकार की परिस्थितियों के संपर्क में आता है जिसके माध्यम से वह ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट दिए गए हैं कथन और कारण। कथन कहता है कि आज कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो कि एकल समरूपी राजनीतिक संस्कृति का दावा कर सके, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, सांस्कृतिक परिवर्तन की अवसंरचना एक देश की दूसरे देश से भिन्न होती है, तो ये भी सही हो जाएगा और जो तर्क है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था उसके निर्माणक
तत्वों के व्यवहार और गत्यात्मकता का साथ साथ अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक संस्कृति के आर्थिक एवं सामाजिक तत्वों का अध्ययन करके हम राजनीतिक संस्थानों के वस्तुपरक अध्ययन की ओर ही अपने चरण बढ़ाते हैं। कथन कहता है कि राज्य और राज्य प्रणाली या आधुनिक राजनीतिक जीवन के आधारभूत और स्थायी अभिलक्ष्य होते हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, राज प्रणाली आधुनिक ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठपूर्वक संबंध नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा और आगे की सही व्याख्या करता है। राज्य एवं राज प्रणाली आधुनिक राजनीतिक जीवन के आधारभूत एवं स्थायी अभिलक्षण हैं। राज्य प्रणाली और आधुनिक ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठतापूर्वक संबंध नहीं है। कथन कहता है कि अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कहता है राजनीतिक दल ने शासन की क्षमता खो दी है, तो ये भी सही हो जाएगा और कथन की सही व्याख्या भी करता है तर्क। अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण के अधिक खतरनाक होता है। राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है, क्योंकि राजनीतिक दलों के माध्यम से ही राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। राजनीतिक दलों के माध्यम से ही अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों का शासन में प्रवेश होता है, इसलिए वह कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है। नीचे दिए गए हैं उपागम, उनका सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले आता है दार्शनिक उपागम, उसके बाद आता है मार्क्सवादी उपागम, फिर आता है व्यवहारवादी उपागम और फिर आता है व्यवस्था उपागम 4 नंबर पर। दार्शनिक उपागम, मार्क्सवादी उपागम, व्यवहारवादी उपागम और फिर आता है व्यवस्था उपागम। नीचे दिए गए हैं योग में इसमें कौन सा मिलान ठीक नहीं है बताइए। पेरेटो के द्वारा दिया गया है अभिजन की संचलनशीलता। दूसरी दी गई है राजनीतिक समीकरण में राजनीतिक संस्कृति में आगमन प्रक्रिया। लुशियन पाई के द्वारा दी गई है संरचनात्मक विभेदीकरण। ये तीनों ही सही हो जाएंगे, लेकिन ऑर्गेस्की के द्वारा राजनीतिक क्षय दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। पेरेटो ने दिया है अभिजन की संचालनशीलता। राजनीतिक समीकरण दिया गया है राजनीतिक संस्कृति में आगमन प्रक्रिया और लुशियन पाई के द्वारा दी गई है रचनात्मक विभेदीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा बताइए। कौन सा सही नहीं है वो बताना है। ओके, रॉबर्ट मिशेल के द्वारा स्वतंत्र का लोह नियम दिया गया है। हिंगिंगटन के द्वारा दिया गया आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया है। कॉल डाइच के द्वारा दी गई है रिसेप्टर। ये तीनों ही सही हो जाएंगे। आलमंड के द्वारा अभिजन सिद्धांत प्रजातंत्र नहीं दिया गया है। रॉबर्ट मिशेल के द्वारा दी गई है स्वल्पतंत्र का लोह नियम। स्वल्पतंत्र का लोह नियम दिया गया है किसके द्वारा? रॉबर्ट मिशेल के द्वारा। हैटिंगटन के द्वारा दिया गया आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया और कार्ल डाइच के द्वारा दी गई है रिसेप्टर। नेक्स्ट आते हैं अधिकारी तंत्र। नौकरशाह का संबंध किससे है? तो यह कानूनी तार्किक अभिकरण से संबंधित है। व्यवहारवादी का संबंध किससे है? जो व्यवहारवादी है यह मानव स्वभाव का विश्लेषण बताता है। सामान्य व्यवस्था, यह प्रशासनिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था का वर्गीकरण करता है। और पर्यावरणीय, यह कृषि और उद्योग पर आधारित है। अधिकारी तंत्र नौकरशाह का संबंध है कानूनी एवं तार्किक अभिकरण से। व्यवहारवादी का संबंध है मानव स्वभाव का विश्लेषण से। सामान्य व्यवस्था का संबंध है प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था से। और पर्यावरणीय का संबंध है कृषि एवं उद्योग आधारित पर। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बुल एच का संबंध है विकास की प्रणाली पर। बुल एच का संबंध किससे है? विकास की प्रणाली पर। कैप्लन एम का संबंध है प्रणाली सिद्धांत पर। फुकुयामा का संबंध है इतिहास के अंत से। और कार्ल मार्क्स का संबंध है क्रांतिकारी प्रणाली से। बुल एच का संबंध किससे है? विकास की प्रणाली से। कैप्लन एम का संबंध है प्रणाली सिद्धांत से। फुकुयामा का संबंध है इतिहास के अंत से। और कार्ल मार्क्स का संबंध है क्रांतिकारी प्रणाली से।
भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित प्रश्न। पहला है, राजनीतिक दलों का पंजीयन डैश के प्रावधानों के अनुसार होता है, तो ये 1951 की जो जनप्रतिनिधि धारा के अनुसार किया जाता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी प्रदान करता है। कौन सा दल यूपीए सरकार में भागीदार होता है, तो द्विमुख का संबंध है। यूपीए सरकार में भागीदारी होती है द्विमुख की। द्विमुख यूपीए सरकार में भागीदारी है। यूपीए सरकार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नाम दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख पार्टियों में कांग्रेस और द्विमुख है। नीचे दिए गए हैं, किस राज्य में असेंबली की अवधि 6 साल की है, तो ये हो जाएगी जम्मू कश्मीर में थी। जम्मू कश्मीर राज्य असेंबली 6 वर्ष की थी। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है, मतलब ये सब था है ना, जब वो मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना तब की बात हो रही है। और इस संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर का शासन संचालित होता है। 30 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर को 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित जम्मू कश्मीर और लद्दाख इस प्रकार वर्तमान में राज्य असेंबली की अवधि 5 वर्ष हो गई है। नेक्स्ट आते हैं, अभिकथन प्रबंधन के नौकरशाही एवं तकनीकी संरचना पर अतिरंजित बल देने पर भारत की प्रजातांत्रिक राजव्यवस्था को बहुत क्षति पहुंची है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, इसका मुख्य शिकार निचले स्तर पर पहल बनी है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं और कारण है वो तर्क की सही व्याख्या करता है। राष्ट्र विकास और सामाजिक परिवर्तन के प्रबंध में भारतीय प्रशासन तंत्र की भूमिका की विश्लेषण करते समय यह तथ्य सर्वविदित है कि नौकरशाही का बेबर प्रतिमान, जिसका ध्येय संगठनात्मक कुशलता और प्रभावशीलता प्राप्त करना है, मोटे तौर पर राष्ट्रीय विकास की अनेक समस्याओं के समाधान के लिए अनुपयुक्त हैं। नेक्स्ट आती है, निम्न घटना के सही कालक्रम को पहचानिए। सबसे पहले आते हैं, आज़ादी के बाद कांग्रेस का विभाजन। दूसरा दिया गया है, संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा। तीसरे नंबर पर आता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी की संसदीय सीट खत्म करना। फिर चौथे नंबर पर आता है, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का बनना। फोर्थ नंबर पर, आज़ादी के बाद कांग्रेस में विभाजन 1969 को हुआ था। संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी की संसदीय सीट खत्म कर दी गई थी 1975 में। और केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी 1977 में। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसलों को उनके सही कालक्रम में रखकर पहचानिए। सबसे पहले आते हैं A.K. गोपालन केस, उसके बाद आता है गोलकनाथ केस दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आता है मिनर्वा मिल्स और फोर्थ नंबर पर आता है जो संविधान है उसकी 9वीं अनुसूची संबंधित केस। लास्ट में देखो, A.K. गोपालन केस 1950 में आया था। गोलकनाथ केस 1967 में आया था। मिनर्वा मिल्स 1980 में आया था। संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित केस जो कि आर कोहेलो वर्ग बनाम तमिलनाडु राज्य से संबंधित था। नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सांप्रदायिक अवार्ड, इसकी घोषणा 1932 में की गई थी। जेपी का बिहार आंदोलन, जयप्रकाश जो हैं उनका बिहार में आंदोलन हुआ था 1974 में। ज्ञानी जेल सिंह का राष्ट्रपति बनना, ये बने थे 1982 में। और जो वाजपेयी जी हैं उनकी पहली बार प्रधानमंत्री बनना, तो ये बने थे 1996 में। सांप्रदायिक अवार्ड ये 1932 में आया था। जेपी की बिहार आंदोलन 1974 में हुआ था। ज्ञानी जेल सिंह का राष्ट्रपति बनना 1982 और वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 1996 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। रजनी कोठारी का संबंध है, इसको हम देखेंगे यहाँ पीछे, है ना। रजनी कोठारी का संबंध किससे है? स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस का संबंध है रजनी कोठारी से। फिर आते हैं लॉयड और
सुजन रुडोल्फ का संबंध किसे है? इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी आ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट। फिर जवाहरलाल नेहरू, इनका संबंध है डिस्कवरी ऑफ इंडिया से। और महात्मा गांधी जी का संबंध है ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। नेक्स्ट आते हैं लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न। पद सोपान को मापन प्रक्रिया किसने कहा है? तो इनका नाम है मूनी और रेले ने। पद सोपान को मापन प्रक्रिया मूनी और रेले ने कहा है। पद सोपान की तुलना पिरामिड से की जाती है। इसमें शिखर पर एक प्रधान प्रशासनिक अधिकारी होता है तथा सत्ता क्रमिक रूप से नीचे की ओर बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट दिए गए हैं, नीचे दिए गए कौन सा सिद्धांत अनौपचारिक संगठन को केंद्रक बनाता है? तो इसका नाम हो जाएगा मानव संबंध सिद्धांत। मानव संबंध सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि संगठन के मानवीय पक्ष को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर ज़्यादा बल देने की अपेक्षा प्रबंधकों को मानवीय स्थितियों, प्रेरणा और श्रमिकों से संबंधित स्थापित करने पर बल दिया जाता है। नीचे दिए गए विद्वानों में से कौन कहता है कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन से अलग है? तो इन्हें कहा गया है पॉल एच एपलवी के द्वारा। पॉल एच एपलवी निजी प्रशासन को लोक प्रशासन से भिन्न मानते हैं। एक प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन काफ़ी प्राचीन है, तथापि अध्ययन की एक शाखा के रूप में इसका उदय वर्तमान काल में ही हुआ है। अभिकथन और तर्क बताइए। लोक प्रशासन का नियंत्रण विधायिका से कार्यपालिका पर जा रहा है, सही हो जाएगा। दूसरा, संसद के पास सरकारी क्रियाकलापों की विस्तृत समीक्षा के लिए समय नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। और तर्क है, कथन की सही व्याख्या करता है। आज प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण अपरिहार्य हो गया है। यह नियंत्रण प्रायः मुख्य कार्यपालिका के माध्यम से रखा जाता है। संसद प्रशासन पर नियंत्रण अवश्य रखती है, तथापि वास्तविकता यह है कि प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना होना चाहिए। फिर आते हैं अभिकथन और तर्क बताइए। सरकार अपने कर्मचारियों को कई प्रकार का प्रशिक्षण देती है, सही है। प्रशिक्षण से कर्मचारियों के कौशल में वृद्धि होने से उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, तो ये भी सही हो जाएगा। और तर्क कथन की सही व्याख्या करता है। प्रशिक्षण का अर्थ है लोक सेवकों को अपने कार्य के लिए तैयार करना। जब एक अधिकारी की कुशलता, शक्ति, बुद्धि एवं दृष्टिकोण को एक निश्चित दिशा में सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है तो वह प्रशिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं नए लोक प्रशासन के उद्गमन एवं समृद्धि में निम्न निर्दिष्ट बिंदुओं पर विचार कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आते हैं फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, उसके बाद होती है हनी रिपोर्ट दूसरे नंबर पर। तीसरे पर आती है मैरिनाओ ब्रूक की कॉन्फ्रेंस और फोर्थ नंबर पर होती है पब्लिकेशन ऑफ टूवर्ड आ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोर्थ नंबर पर। जो हनी रिपोर्ट है वह 1967 में आती है। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 1967 में ही होती है। द पब्लिकेशंस ऑफ टूवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 1971 में आती है। और मिन्नाओ बुक कॉन्फ्रेंस ये होती है 1968 में। निम्न सिद्धांतों उपागमों का सही क्रम क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले आता है मैक्स वेबर की नौकरशाही सिद्धांत, उसके बाद आता है ह्यूमन रिलेशंस सिद्धांत दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आता है डिसीजन मेकिंग सिद्धांत और फोर्थ नंबर पर आता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। उपागम का सही क्रम होगा मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिया था। ह्यूमन रिलेशंस सिद्धांत ये अल्टन मेयो ने दिया था। डिसीजन मेकिंग सिद्धांत ये हर्बर्ट साइमन का है। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बाद में आया है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। नियंत्रण विस्तृत ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है V.A. गेकुनास के द्वारा। पदस्वापन का सिद्धांत J.D. मूनी ने दिया है। अनुवांशिक सिद्धांत ये मैक्स वेबर से संबंधित है। और सत्ता के जो 14 सिद्धांत हैं ये दिए गए हैं हेनरी फेयोल के द्वारा। नियंत्रण विस्तृत ये B.A. गेकुनास ने दिया है। पदस्वापन J.D. मूनी ने दिया है। अनुवांशिक सत्ता मैक्स वेबर ने दी है। संगठन के 14 सिद्धांत ये हेनरी फेयोल के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधित प्रश्न। यह किसने कहा है दुनिया को
लोक राज के लिए सुरक्षित करना ज़रूरी है, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है डैश हम मानवता के अधिकारों के समर्थक हैं, ये कहा था वुडलो विल्सन ने। दुनिया को लोक राज के लिए सुरक्षित करना ज़रूरी है, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं, हम मानवता के अधिकारों के समर्थक हैं। यह कथन वुडलो विल्सन का है। वुडलो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। इन्होंने 1887 में आ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस नामक पुस्तक लिखी थी। शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब हम एक ध्रुवीय संसार में प्रवेश कर गए थे। तो शीत युद्ध समाप्त होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद हम एक ध्रुवीय संसार में हैं। शीत युद्ध ना होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थितियों को बनाए रखने की कला थी। इसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति की दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता था। प्रश्न के अनुसार शीत युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद की बात करता है। तब हम एक ध्रुवीय संसार में रह रहे थे। वर्तमान 2021 है, मतलब उसमें हम वैश्विक परिदृश्य में बहुध्रुवीय संसार में रह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार मानव स्वभाव था और मानव स्वार्थी और सत्ता का लोभी है। यह कथन किसने कहा था? ये कहा था हैंस जे मार्केंथाउ के द्वारा। हैंस जे मार्केंथाउ यथार्थवादी विचारक हैं तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण का आधार है। मैकियावेली का यह कथन कि मनुष्य शस्त्र, धन, रोटी, युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो अत्यंत आवश्यक हैं। मानव स्वभाव इस प्रकार का है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नष्ट करने के लिए लगा रहता है और इसलिए उसे अपनी रक्षा की खातिर हर समय दूसरों को नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अभिकथन और तर्क। अभिकथन कहता है कि अविकसित देश समकालीन विश्व में भारी असमानताओं से ग्रस्त हैं, सही हो जाएगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की सुरक्षा, आज़ादी और प्रगति से जुड़े हुए मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन तर्क कथन की सही व्याख्या नहीं करता। विकासशील देश समकालीन विश्व में भारी असमानताओं से ग्रस्त हैं। समस्त जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है उनको सुरक्षा, आज़ादी और प्रगति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। कथन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख मुद्दा है विश्व राजनीति व्यवस्था के वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने की अक्षमता से। तो पहला क्या हो जाएगा? असत्य है। दूसरा, वेस्टफैली व्यवस्था दीर्घकालिक धारिता की संतुष्टि करने में असफल हुई है, तो ये सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। वेस्टफैली व्यवस्था दीर्घकालिक धारिता की संतुष्टि करने में असफल हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में राज्य के व्यवहार की समस्या, प्रकृति एवं उलझनों की व्याख्या करने के लिए चिंतकों ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। नीचे दिए गए कालक्रम में उनको जमाने हैं। पहले आता है नाटो, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नेम, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। पहले आता है, फिर आता है सोवियत संघ, टूटा था 1991 को। और जो इंडियन ओशन रिम है, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। सबसे लास्ट में तो यही आएगा। नाटो बना था 1949 में, नेम बना था 1961 में, सोवियत यूनियन टूटा था 1991 में, और जो इंडियन ओशन रिम है इसको 1997 में बनाया गया था। निम्न घटनाओं के सही कालक्रम को पहचानिए। सबसे पहले आता है माइलाई जनसंहार। कहाँ पे हुआ था? माइलाई जनसंहार हुआ था सबसे पहले। उसके बाद कैप डेविड, फिर तीसरे नंबर पर होता है सेंट पीटर्सबर्ग में G8 का शिखर सम्मेलन। तीसरे नंबर पर फिर होता है इराक द्वारा कुवैत पर हमला। माइलाई जनसंहार 1968 में वियतनाम में होता है। कैप डेविड 1978 में हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग में G8 का शिखर सम्मेलन 1985 में हुआ और इराक द्वारा कुवैत पर हमला 1990 में हुआ।
नीचे दिए गए हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाने हैं। पहली सूची दी गई है भारत के विदेशी नीति का निर्माण संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। रूस का संबंध किससे है? पुतिन से। पंचशील समझौता चीन के साथ हुआ था और आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस की है। भारत की विदेश नीति का निर्माण जवाहरलाल नेहरू ने किया था। रूस पुतिन से संबंधित है। पंचशील समझौता चीन से संबंधित है और आज़ाद हिंद फौज का संबंध है सुभाष चंद्र बोस से। ये पूरा गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ने हैं और फिर इसके उत्तर बताने हैं। हम इसके उत्तर देखते हैं सीधा। लेखक का संबंध मूलतः डैश की आलोचना से है, तो यह समीक्षात्मक सिद्धांतवादी से संबंधित है। लेखक का संबंध मूलतः समीक्षात्मक सिद्धांतवादी आलोचना से है। समीक्षात्मक सिद्धांतवादी की समाज के वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करने की असमर्थता के प्रति यह अधीनता जो वर्तमान स्वरूप के विश्लेषण की वैकल्पिक विधि से भिन्न है। नेक्स्ट आते हैं, लेखक वाल्टेयर में दोष निकालता है क्योंकि उसकी निरंकुशवाद की आलोचना तथा पर्शियन राज्य व्यवस्था के प्रति समर्थन से। लेखक वाल्टेयर में दोष निकालता है क्योंकि उसकी निरंकुशवाद की आलोचना और यूशियन राज व्यवस्था के प्रति समर्थन रूस वाल्टेयर के दोहरे मापदंड से खिन्न था, जिसके लिए उसे रूस के राजा का दास बनना पड़ा और फिर भी यह निरंकुशतावादी शासन पर तीखे आघात करता रहा। नव दार्शनिक स्मोग स्किन धूम्रपट डैश के लिए कहते हैं, तो ये कहते हैं तानाशाही शासकों की पोल खोलने के लिए। नव दार्शनिक स्मोग स्क्रीन तानाशाही शासकों की पोल खोलने के लिए कहते हैं। नव दार्शनिकों का काम इनकी पोल खोलना है, लेकिन सामान्य ज्ञान के नाम पर इसी तर्ज पर लिखे गए शीर्षक में से बारवेरी ने द ह्यूमन फेस नाम से रचना की है। लेखक के अनुसार समकालीन विश्व एक मानव अधिकारों के हनन से पूर्ण है। लेखक के अनुसार समकालीन विश्व मानव अधिकारों के हनन से पूर्ण है। तानाशाह के अत्याचारों को कलंकित किया जाना चाहिए और इनके विकल्प विकसित किए जाने चाहिए तथा मानव जाति को प्रदान की जानी चाहिए, वरना क्रूर का अधिपत्य निश्चित है। राजनीतिक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो राजनीतिक सिद्धांत है यह सर्वाधिकारी राज्य की पोल खोलना है। राजनीतिक सिद्धांत का मूल उद्देश्य सर्वाधिक राज्यों की पोल खोलना है। राजनीतिक सिद्धांत का जन्म उस समय की खराब स्थिति के प्रति विरक्ति के कारण था तथा यह जानने की इच्छा से हुआ था कि क्या हो रहा है। इसके साथ आज का हमारा कंप्लीट होता है प्रश्न पत्र। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 2008 के क्वेश्चंस। तो बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।